जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग जो बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन बैंक चला रहे हैं ज्ञान बिंदु का, उसका ये सेट नंबर 4 होगा, जो कि 7/8/2024 को आयोजित हुआ था 21,391 पदों के लिए। इससे पहले 3 सेट हम करवा चुके हैं, आपको प्ले लिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। और जो हम सेट करवाते हैं आप लोग करके 5 मिनट देख लीजिए, पूरे डिस्कशन को अच्छा से हम लोग करते हैं एनालिसिस, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और यहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन करते हैं उसका अच्छा से 100 क्वेश्चन तक डिस्कशन अच्छा से करते हैं, ठीक है। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो जुड़ जाइए, डेली व डेली हम करवाते हैं और अभी से कंटिन्यू रहिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का। यदि एक वजन तौलने वाली मशीन आपका भार 50 किलोग्राम दिखाती है तो आपका वास्तविक द्रव्यमान क्या होगा? ये हो जाएगा 50 किलोग्राम से अधिक हो जाएगा, ठीक है। 50 किलोग्राम से अधिक हो जाएगा। इसका डिस्कशन थोड़ा देख लेते हैं। यदि एक वजन तौलने वाली मशीन आपका भार 50 किलोग्राम दिखाती है तो आपका वास्तविक द्रव्यमान 50 किलोग्राम से अधिक होगा, क्योंकि हमारा वास्तविक भार उत्प्लावन बल बराबर तुला का पाठ्यांक होता है। द्रव्यमान बराबर भार के बीच के अंतर होता है, उसको देख लेते हैं हम लोग। द्रव्यमान और भार के बीच क्या क्या अंतर होता है। द्रव्यमान का मान हर जगह क्या होता है, एक जैसा होता है, चाहे इसका मापन कहीं भी किया जाए। द्रव्यमान जो होता है आप कहीं पे भी उसका माप कीजिएगा एक समान होगा। भार क्या होता है, भार एक बल है जो गुरुत्वाकर्षण कारण द्रव्यमान पर आपका प्रभाव डालता है। जैसे भार क्या होता है कि कहीं पे आप जाइएगा दूसरे जगह तो वहां पे कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। जैसे चांद पे चले जाइए, भार आपका बिल्कुल नगण्य हो जाएगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, एक स्थित इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्थित रहता है। इलेक्ट्रॉन स्थित रहता है, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। एक स्थित इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब इलेक्ट्रॉन स्थित रहता है। जब एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर कोई प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि चुंबकीय बल केवल गतिशील आवेशों पर कार्य करता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन स्थित, अतः इस पर चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। यदि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होता है तो चुंबकीय बल उसकी दिशा को बदल सकता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन वैसे होता है एक्चुअली सभी जगह वो अपना गतिशील ही रहता है, लेकिन चुंबकीय बल में क्या होता है, स्थित हो जाता है वो। स्तंभ ए को बी से मिलान करने वाला है। यहाँ पे दिया गया है जैसे पिच या प्रबलता है, प्रतिध्वनि है, चिकित्सा में ध्वनि का उपयोग है, यहाँ पे आपको दिया गया है। तो आप भी जानते हैं कि किसका क्या होना चाहिए, वो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डेसिबल है, हार्टेज है, इससे आपको पता चल जाना चाहिए। इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, स्टेथोस्कोप है तो क्या है, चिकित्सा ध्वनि हो जाएगा, मतलब 4 का बी देख लेते हैं, आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है आंसर ए। इसका देख लेते हैं क्या है। पिच का हॉर्टेज हो जाएगा, प्रबलता का डेसिबल हो जाएगा, प्रतिध्वनि का ध्वनि का परावर्तन, चिकित्सा ध्वनि का स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर वगैरह लगा करके आला जांच करता है, ठीक है। आप जान लेते हैं हम लोग सबके बारे में अच्छा से। पिच तारत्व, ध्वनि पिच उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ध्वनि स्रोत की आवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे उत्पन्न ध्वनि का तरत्व बढ़ता जाता है। पिच की आवृत्ति ऐसा मात्रक हॉर्टेज होता है, ठीक है। प्रबलता के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि कान को धीमा या तेज सुनाई पड़ती है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। प्रतिध्वनि, ध्वनि के परावर्तन के कारण मूल ध्वनि के कुछ क्षणों बाद सुनाई देने वाली उसकी प्रतिलिपि को प्रतिध्वनि कहते हैं। मतलब टकरा करके किसी चीज से वापस आने वाली चीजों को भी प्रतिध्वनि कह सकते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि को परावर्तित होने के लिए बीच की कम से कम 0.1 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति तुरंत कोई बात यदि बोलने लगता है तो हमें समझ में नहीं आता है, कम से कम उसके लिए क्या चाहिए, 0.1 सेकेंड का होना चाहिए अंतराल। स्टेथोस्कोप के बारे में जानते हैं। यह एक चिकित्सा यंत्र है जिसका उपयोग डॉक्टर द्वारा शरीर के अंदर मुक्त हृदय एवं फेफड़ों को उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने में काम में लाया जाता है। स्टेथोस्कोप के रोगियों को हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंच पाती है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी
प्रतिमा बिहार में किस स्थान पर बनाई गई? ये आपका बनाया गया था बोध गया में। देखिए, आप कम से कम इस चीज को, आप डायमेंशन को समझिए, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है। देखिए, धोनी चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे मतलब कि ये तो आपका हो गया करंट का क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन के डायमेंशन को समझते चलिए कि क्वेश्चन पूछा कहाँ कहाँ से जा रहा है। ठीक है दोस्तों, भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा, सबसे बड़ी प्रतिमा बिहार के बोध गया में बनाया जा रहा है। मतलब बिहार से रिलेटेड करेंट आपको याद रखना है। शयन मुद्रा की प्रतिमा बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा वियतनाम के दान दाताओं के सहयोग से बनाया जा रहा है। यह प्रतिमा की कितनी लंबाई है? 100 फीट की लंबाई है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी, लेकिन सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया। भारत में पहली बुद्ध ही बुद्ध की ही मानव प्रतिमा के रूप में कुषाण काल पूजा हुई। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुषाण काल में ही बुद्ध की खड़ी एवं बैठी हुई स्थिति में प्रतिमा का निर्माण हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए, एक और क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह 2000 ईस्वी में की गई। देखिए, जो एग्जाम हुआ है 21,391 पद में, इसमें बिहार से रिलेटेड अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग का यदि कमेंट्स होगा तो हम बिहार स्पेशल का एक बुक है उसको कंप्लीट जरूर करा देंगे एग्जाम से पहले, यदि कमेंट्स कीजिएगा तो। बिहार राज्य में मानव अधिकार आयोग की गठन 3 जनवरी 2000 को की गई। इसका औपचारिक गठन 25 जनवरी 2008 को किया गया। इस गठन का मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई। मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के रक्षक के लिए है। यह एक स्वशासी उच्च शक्ति प्राप्त संस्था है जिसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त है। वर्तमान समय में पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अंतन मनोहर बदर को बिहार का मानवाधिकार का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। 6 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ है? अब देखिए, मंत्रिमंडल शब्द का, तो यहाँ ये आइडिया लगता है कि जो केंद्रीय स्तर पर जो भी चीज है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, संसद हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, उस सब से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये आपका 352 का थ्री में किया गया, देख लेते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद 352(3) में उल्लेखित है कि अनुच्छेद 352(1) के तहत राष्ट्रपति का आपातकाल की उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक संघ के मंत्रिमंडल द्वारा इसे लिखित रूप से आपातकाल की उद्घोषणा करने के लिए ना कहा जाए। ठीक है, अनुच्छेद 350 से प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देने से संबंधित है। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित। आर्टिकल 74 में वर्णित है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। दोनों सेम ही है, डबल डबल लिखा गया है यहाँ पे। चलिए 7 नंबर देखते हैं। मोरबी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका मच्छू नदी पर स्थित है मोरबी बांध। तो बांध वगैरह जो भी होगा, डैम वगैरह से क्वेश्चन होगा, बिहार दरोगा में भी बनता है। सभी नदी और डैम आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें देखते हैं, मोरबी सिरनेमी के दीवान खरीद उद्योगों का केंद्र है। 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी पुल हादसा हुआ था जिसमें लगभग 141 लोगों की मृत्यु हुई थी। कोसी नदी, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, और इस नदी को बाढ़ से बिहार में भयंकर तबाही होती है। यह नदी नेपाल से निकलती है। बिहार के कटिहार जिले की कुर्सेला के पास कोसी नदी गंगा में मिलती है। देखिए, कुर्सेला जो स्थान है 1275 दरोगा में पीटी में यह क्वेश्चन पूछा गया, पूर्णिया के किस स्थान पर, कटिहार के किस स्थान पर मिलता है? तो कुर्सेला में, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन बन रहा है आजकल। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। C3H8 किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा एल्केन्स हो जाएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कार्बनिक यौगिक समूह के अथवा ऐसी श्रेणी जिसमें विशिष्ट क्रियात्मक समूह को सजातीय और समजातीय कहलाते हैं। CH4 मीथेन, C2H6 एथेन, ऐसे करके श्रृंखला आपका होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं वीडियो। अधिक ऊंचाई पर द्रव्यों का क्वथनांक क्या होता है? तो गिरता है। अधिक ऊंचाई पर यदि जाइएगा तो क्वथनांक क्या होगा? घटेगा। जैसे
पहाड़ पे यदि कोई चीज बनाने के लिए जाइएगा तो बहुत देरी से बनेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर तापमान भी कम रहेगा। तो क्वथनांक मतलब क्या हुआ? तापमान कोई चीज का। किसी द्रव का क्वथनांक वो ताप है जिस पर द्रव उबलने लगता है। ठीक है। एक सामान्य नियम के रूप में प्रत्येक 540 फीट की ऊंचाई पर क्वथनांक 1 डिग्री क्या होता है? फ़ारेनहाइट कम हो जाता है। इतना फीट ऊंचे जाइएगा तो 1 डिग्री कम होगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ पानी क्वथनांक कम होने की वजह से पर्वतों पर खाना पकाने में ज्यादा समय लगता है। पहले ही बोले थे आपको, जल का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री, मतलब इतना डिग्री पर जाएगा सेल्सियस पे पानी खौलने लगेगा। द्रवों में घुलनशील अशुद्धियां मिलाने पर उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। दाब के बढ़ने से क्वथनांक का मान बढ़ जाता है और दाब के घटने से क्वथनांक का मान घट जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तेल एवं जल को मिश्रण पृथक किया जा सकता है। ये आपका हो जाएगा पृथक्करण कीप के द्वारा। ठीक है, पृथक्करण कीप के द्वारा देख लेते हैं। तेल एवं जल दोनों अस्मिश्रणीय होते हैं और घनत्व में अंतर होने के कारण अलग अलग परत बनते हैं। तेल के पानी से हल्का होने के कारण पानी पर तैरता रहता है। ठीक है। पृथक्करण कीप विधि, इनमें तेल और पानी डालने पर तेल ऊपर की परत में एवं पानी नीचे की परत में जमा हो जाता है। निचले हिस्से से पानी निकाला जा सकता है, फिर तेल को अलग किया जा सकता है। ठीक है। चलिए 11 नंबर देखते हैं। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज और चीनी यात्री फाहियान निम्न में से किस स्थान के बारे में जीवन की विवरण दिया है? ये कहाँ के बारे में दिए हैं? ये हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में। इसके बारे में हम लोग देखते हैं डिटेल्स में। आपका यूनानी हो जाएगा मेगास्थनीज। अच्छा, मेगास्थनीज द्वारा इंडिका पुस्तक भी लिखा गया था, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। नीचे दिया गया है। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेलुकट निकेटर का दूत था और सेलुकस निकेटर जो था आपका सिकंदर का नजदीकी था, उसका दूत था, याद रखिएगा। जो 315 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया। इसने तत्कालीन मौर्य साम्राज्य तथा पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया, अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा। ठीक है। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा का याद रखिएगा। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर भारत का सबसे बड़ा नगर था, जो 9.5 मील लंबा और इतना मील चौड़ा था। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में 399-411 बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज में भारत आया था। इसने वैशाली तथा पाटलिपुत्र की यात्रा की। यात्रा वेदांत फोक्यू की रचना की थी, याद रखिएगा, इनकी बुक यही है, थोड़ा सा अल्टर है। इसने पाटलिपुत्र के राजप्रसाद, देखिए राजप्रसाद किसे कहते थे? जो भवन पहले होता था ना, भवन बनाया हुआ घर जो होता था उसी को राजप्रसाद कहा जाता था। सुंदरता को देखते हुए बताइए, यह मानव के द्वारा नहीं बल्कि देवताओं द्वारा निर्मित है। इसने विनिमय और व्यवस्था कार्यों को प्रचलन का उल्लेख किया। चलिए 12 नंबर देखते हैं। रूस में यह डूमा का गठन कब हुआ? तो यह हुआ था 1905 में। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। आप दिमाग ये लगाइए कि कहाँ कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन बैंक आप लीजिए, उसमें आप ऐसे करके साइड करके फिर तैयारी कीजिए। डोमा क्या है कि जैसे हम लोग का संसद होता है ना, भारत में संसद बोलते हैं। ठीक है, नेसेट जैसे इजराइल में नेसेट बोलते हैं, वैसे डोमा बोला जाता है। कहाँ पे? वहां पे रूसी साम्राज्यवादी विधायी शक्ति का पहला प्रतिनिधित्व निकाय बनाया गया था। यह निचले सदन का गठन करता था। डोमा का स्थापना जार निकोलस द्वितीय ने 30 अक्टूबर 1905 को किया था। ठीक है। ड्यूमा के प्रमुख कार्य शक्ति, संघीय संवैधानिक संघीय कानून का अपनाना, रूसी सरकार की गतिविधियों को नियंत्रण, केंद्रीय बैंक, लेखा, चैम्बर और मानवाधिकार के उच्चायुक्त के प्रमुखों की नियुक्ति, बर्खास्ती, माफी की घोषणा, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सहयोग के मुद्दे को निपटाना। वर्ष 1917 में ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के साथ साथ 1917 में रूसी क्रांति भी शुरू हो गई। जार द्वारा ड्यूमा को प्रमुख दलों से सलाह देने से इनकार के कारण उसने रूसी जनता का समर्थन खो दिया, इसलिए ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया था। चलिए 13 नंबर देखते हैं। बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से कब युद्ध किया? इसमें वो असफल रहे थे। देखिए ये भी बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बुध वाला भी बिहार स्पेशल का था। तो आप लोग यदि कहिएगा तो बिहार स्पेशल का हम एक सीरीज ला देंगे, जो 15-20 वीडियो होगा और आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2 अगस्त 1857 में कुंवर सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध असफल रहे थे। 1857 की क्रांति के द्वारा आरा पर
वीर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया था। आरा पर अधिकार के लिए अंग्रेजों का पहला प्रयास विफल रहा था। वीर कुंवर सिंह का संबंध जगदीशपुर आरा से हो जाएगा, याद रखिएगा जगदीशपुर ज्यादा देता है। 80 साल के एज में ये थे। और दूसरा प्रयास मेजर विसेंट आयर के नेतृत्व में हुआ। उसने बीबीगंज की लड़ाई में वीर कुंवर सिंह को 2 अगस्त 1857 को हरा दिया था। याद रखिएगा एक चीज और, आप जैसे कहाँ से किनका संबंध था ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, तात्या टोपे का कहाँ से था, कानपुर से क्या नाना साहब का था, ये सब याद रखिएगा। एनएफ अभी तक 3-4 सेट जो दोस्तों देखे हैं 1857 की क्रांति सभी में था। एनएफएसए से क्या तात्पर्य है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका यहाँ पे देख लेते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में यह लाया गया था। यह अधिनियम लोगों को सब्सिडी खाद्यान्न मिलते थे। परीक्षा उपयोगी क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट और है देख लेते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस जो होता है, जो वितरण करता है, 1947 में शुरू हुई थी। नोट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी वितरण प्रणाली है जिससे अनाज अभी लोगों को मिलता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस, ठीक है, ये प्रणाली देखते हैं 1997 में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, गरीबों को पहचान करना और पारदर्शी उत्तरदायी ढंग से अनाज का पहुंचाना, उसके तक अनाज को पहुंचाना। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, इस योजना का उद्देश्य लाभार्थी को देश में कहीं भी सब्सिडी युक्त अनाज लेने के लिए पात्र बनाता है। इसके लिए राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। देखिए आप अभी क्या कीजिएगा, कहीं भी आप यदि पटना के हैं या अपने गांव से यहाँ आए हैं, यहाँ पे भी किसी राशन कार्ड की दुकान पे जाइए, मतलब जहाँ राशन मिलता है जाइएगा, आधार कार्ड से फिंगर लगाइएगा, आप वहां से राशन ले सकते हैं। तो यही था एक राष्ट्र एक आपका राशन कार्ड। जैसे एक राष्ट्र एक चुनाव भी होने वाला है, याद रखिएगा। अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2020 को स्टार्ट हुआ था। प्रधानमंत्री पोषण अन्न योजना, मध्याह्न भोजन योजना 1995 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जिसका नाम 2022 में बदल करके आपका प्रधानमंत्री पोषण अन्न योजना कर दिया गया। याद रखिएगा ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है, ये योजना कब स्टार्ट किया गया था। भारतवर्ष 2024 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक 27.3 स्कोर के साथ 127 देशों में 105वां रैंक रहा है। मतलब हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक कितना रहा है, 105 रहा है, याद रखिएगा वर्तमान समय में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। और यहीं पर राज्य खाद्य सूचकांक में 23-24 में बिहार का रैंक रहा है 21वां। प्रथम स्थान पर केरल, उत्तर पूर्वी पर्वतीय राज्य में नागालैंड रहा है प्रथम में। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज का। डेस्क तुलनात्मक रूप से ज्ञान का एक नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक व अन्य सामाजिक वैज्ञानिक साथ साथ काम करते हैं। ये क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, याद रखिएगा सी। विकास की सत्ता, ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। सतत विकास वृद्धि और मानव विकास के लिए एक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को समझौता के लिए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना है। गरीबी एवं बेरोजगारी, गरीबी का मतलब है बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, कपड़े, मकान जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन को ना होना, ठीक है। अब बेरोजगारी का मतलब क्या है कि ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करता है लेकिन रोजगार पाने में असफल रहता है। मुद्रास्फीति के बारे में देखते हैं। अर्थशास्त्र में वस्तु और सेवाओं की कीमतों में व्यापक वृद्धि जो होती है उपभोक्ता और व्यवसाय दोनों की क्रय शक्ति में कम करती है मुद्रास्फीति। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मौद्रिक नीति के जरिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। बैंक दर CRR होता है, यहाँ पे एल होगा, CRR और SLR आदि है। आर्थिक विकास दर वो दर है जिस पर किसी देश का सकल घरेलू GDP एक वर्ष तक से दूसरे वर्ष में बदला जाता है। चलिए देखिए आप क्वेश्चन है 16 नंबर का, क्या है क्वेश्चन आपका, त्रिकोणमिति का, मतलब त्रिकोणमिति नहीं त्रिभुज का क्वेश्चन है, ठीक है। हम बोले थे आपको 10th लेवल का मैथ अच्छा कर लीजिए दोस्तों, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिएगा ट्रिगोमेट्री का भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बेलन वगैरह का आएगा। 10th लेवल का मैथ आप अच्छा कर लीजिए। चलिए एक और मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
18 नंबर क्वेश्चन है इसका, डेल्टा प्रदेश में उच्च भागों में पुरानी कॉप मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो देखिए ये बांगर जानते हैं, बांगर नाम से। देखिए हम आपको समझाते हैं, जैसे ये मान लीजिए गंगा नदी बह रही है, ये गंगा नदी, पटना वाला गंगा नदी आप लोग जानते होंगे बह रहा है। अब क्या होता है, गंगा नदी के बीच में पानी तो हमेशा चलते रहती है, पानी यहाँ पे हमेशा चलते रहती है, सभी दिन हमेशा चलती रहती है। जब गंगा सावन का मौसम आता है, हम लोग उस पार जाते हैं, एनआईटी से होकर के गंगा घाट इस पार जाते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे पानी क्या हो, ये जब खाली जगह हो जाता है, बारिश का मौसम जब नहीं होता है तो ये खाली जगह हो जाता है, यहाँ पे मिट्टी जमा हो जाता है। लेकिन जब सावन आता है तो पूरे गंगा भर जाता है, पूरे पूरे पानी यहाँ से चलने लगता है। लेकिन जैसे जैसे ही अगर पानी कम होने लगता है तो पानी ऐसे करके बहने लगता है, यहाँ पे माटी मिट्टी जमा हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे पूरी मिट्टी जमा हो जाता है। तो जो मिट्टी जमा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, नया वाला मिट्टी। लेकिन जहां तक पानी पहुंचा ही नहीं, मान लीजिए यहाँ तक था पानी पहुंचने का, जहां तक पानी पहुंचा ही नहीं उसे क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। मतलब पुरानी मिट्टी को बांगर और नई मिट्टी को खादर, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, डेल्टाओ प्रदेश में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यह मिट्टी नदियों द्वारा ऊपरी मार्ग से निचली मार्ग की ओर बहने नदियों दौरान अपर्दन बनाती है। देख लीजिए, खादर बांगर, बांगर पुरानी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ये नदियों के आसपास क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उच्च भूमि भागों को कहते हैं जो बाढ़ से कम प्रभावित क्षेत्र होते हैं, और खादर क्या कहते हैं, नई मिट्टी को कहते हैं। प्रति वर्ष क्या कहती है, नदियों के द्वारा नई मिट्टी लाई जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान के किस संशोधन से राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य कर दिया है? ये आपका 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। देखिए हुआ क्या था, इंदिरा गांधी के समय में ये चीज हुआ था, आपको बताते हैं हम डिटेल्स में। हालांकि 44वां संविधान संशोधन में संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 74 के संशोधन को राष्ट्रपति को शक्ति दे दी गई कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह पुनः विचार के लिए एक बार लौटा सकता है, परंतु उसके बाद मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। संविधान के अनुच्छेद, देखिए क्या हुआ था, मामला क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी का समय था, वो क्या बोली थी कि जो भी मंत्रिपरिषद का मतलब जो भी विचार होगा वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा 42वां संविधान संशोधन में। फिर 44वां लाया गया, बोला गया नहीं, एक बार जो है वो बाध्य नहीं होगा, एक बार जो है पहले विचार कर सकता है। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, अपनी सहमति दे दे, अपने सहमति को सुरक्षित रखे, विधेयक को पुनः विचार के लिए संसद को वापस लौटा दे। ऐसी स्थिति यदि संसद विधेयक में संशोधन करके अथवा बिना संशोधन किए विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं सभी जानते हैं, देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं थी? मूल भाषाएं 14, पहले 14 थी, ठीक है। 1956 की बात करते हैं तो 14 मूल भाषाएं थी, याद रखिएगा। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसमें सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, इसमें आपको कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं भाषा में जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, इसमें आपको मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को इसमें जोड़ा गया। ये सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है आपके लिए, जरूर देखिएगा। चलिए 21 नंबर देखते हैं, अप्रैल 2024 में वाराणसी उत्तर प्रदेश की कौन सी मिठाई को जीआई टैग मिला था? ये मिला था आपको तिरगा बर्फी को, तिरगा बर्फी को, याद रखिए करंट का क्वेश्चन है। भारत में जीआई टैग को वस्तुओं को भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 में दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अप्रैल 2024 में तिरंगा बर्फी के साथ साथ वाराणसी के एक अन्य उत्पाद आपका ढलुआ मेटल क्रॉफ्ट को भी जीआई टैग दिया गया। 75 जीआई टैग उत्पाद के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, जबकि तमिलनाडु 58 जीआई टैग के साथ दूसरे स्थान पर है। डीआई टैग पाने वाला भारत का पहला उत्पाद दार्जिलिंग चाय हो जाएगा 2004 में। और बिहार में जीआई टैग की बात करते हैं हम लोग, तो क्या क्या चीज को दिया गया है? तो मिथिला मखाना को दिया गया है, आपको मुजफ्फरपुर की शाही लीची को दिया गया है, आम को दिया गया है, आपको क्या कहते हैं, सिल्क, भागलपुर के सिल्क को दिया गया है, याद रखिएगा। आपको मधुबनी पेंटिंग को दिया गया है, ये सब चीज याद रखिएगा बिहार के बारे में।
चलिए 22 देखते हैं। निम्न में से कौन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 24 का आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया। ये सब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन जो है ना करेंट का है। ये भारत फ्रांस के बीच हुआ था। शक्ति, गरुड़, ये सब होता है भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, देख लेते हैं आगे इसका हम लोग डिटेल्स। युद्ध अभ्यास शक्ति एक द्विवार्षिक प्रशिक्षक कार्यक्रम जिसका पिछला संस्करण नवंबर 2021 फ्रांस में आयोजित हुआ था। भारत और फ्रांस के बीच 3 तरह के सैन्य अभ्यास होता है, शक्ति, वरुण और गरुड़। याद रखिएगा, तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आपसे पूछ दिया जाए वज्र प्रहार किसके बीच होता है, वज्र प्रहार याद रखिएगा भारत और यूएसए के बीच में। ठीक है, आपसे पूछ दिएगा सूर्य किरण किसके बीच होता है, आप याद रखिएगा किसके बीच में, नेपाल और भारत के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, बिहार के संदर्भ में मिशन दक्ष निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है, शिक्षा से। दक्ष मतलब शिक्षा। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। मिशन दक्ष बिहार सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में छात्रों को शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम का लक्ष्य शैक्षणिक रूप से संघर्ष कर रहे छात्रों को विशेष कक्षाएं प्रदान करके स्कूल छोड़ने के दर को कम करना होता है। यह कार्यक्रम 1 दिसंबर 2023 को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए 3 से 8 तक के लगभग 25 लाख विद्यार्थियों को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या 5 तक सीमित करके छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना। यदि पर्याप्त शिक्षक नहीं है तो मदद के लिए हाई स्कूल के शिक्षकों को बुलाया जा सकता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब बस इतना रखिएगा, दक्ष का संबंध किससे है तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। इंग्लिश का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। चलिए, हम्बुराबी की विधि संहिता किस सभ्यता की देन है, ये हो जाएगा बेबीलोनिया। बेबीलोनिया हो जाएगा। ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हेमुलेमिया 282 कानूनों का एक समूह था जिसे बेबीलोन के राजा हम्बुराबी ने पत्थर पर खुदवाया था। ठीक है, हम्बुराबी की संहिता प्रतिशोधनात्मक न्याय के कानून का उदाहरण है जिसे लेक्स टेलियोनिस के नाम से जाना जाता है। इसे आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत की अवधारणा द्वारा परिभाषित किया गया है। इस संहिता ने वाणिज्य, विवाह, तलाक, गुलामी, कर्ज और विभिन्न अपराधों की सजा के बारे में कानून स्थापित किए हैं। यह संहिता 1750 ईसा पूर्वी हम्बुराबी के शासनकाल के दौरान लिखी गई थी। चलिए, ईश्वर की अमूर्त की पूजा को डेक्स कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति, एक होता है सरगुण भक्ति, एक होता है निर्गुण। ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट में निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एना मिक्सिंग टूल नहीं है, देख लेते हैं। 27 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सी हो जाएगा, ट्रैक चेंज। ठीक है, ट्रैक चेंज। ये सब म्यूजिक के बारे में कुछ खास इंपोर्टेंट इसमें है नहीं। ठीक है, गणित के सभी सूत्रों का उपयोग किया जाता है। कोशिका में मौजूद डेटा के आधार पर ग्राफ और चार्ट बनाया काफी है। ये सब, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को बिना लाइसेंस और अनाधिकृत प्रतियों का उपयोग का या वितरण करना कहलाता है, क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानव को अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले भारतीय महत्वाकांक्षी अभियान का नाम क्या है, ये गगनयान हो जाएगा। गगनयान, मानव के साथ भेजे जाने वाले। ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। कुछ और देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में गगनयान मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम घोषित किए थे। देखिए, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इसरो का महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन आपका 2026 के अंत तक लॉन्च होगा। याद रखिएगा, पहले 28 था लेकिन समय घटा दिया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, ये आपका लाइसोसोम को जाना जाता है। ठीक है, लाइसोसोम को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। कोशिकीय उपापचय के व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाती है और इनमें मौजूद एंजाइम अपनी कोशिका को पाचित कर देती है।
इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है, अतः लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। यह अंतःकोश के ये पदार्थों को साफ करता है। इसकी खोज क्रिश्चियन डी टूर्बे ने 1955 में किया था। और माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, ये कमेंट्स करके थोड़ा बताइए। तो चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, देख लेते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 32 भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, गार्डनर ग्लोब हेल्थ अवार्ड 2024 के विजेता कौन है, ये हो जाएगा आपका गगनदीप कौंग, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डॉक्टर गगनदीप कौंग कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। डॉक्टर कौंग को यह पुरस्कार बच्चों में आंत रोगों में जीव पर उनके प्रभाव पर व्यापक समूह आधारित महामारी विज्ञान और पर्यावरण नैदानिक परीक्षण के अनुसंधान के लिए दिया गया था। याद रखिएगा, यह पुरस्कार प्रति वर्ष उन शोधकर्ताओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विश्व स्तर पर स्वास्थ्य असमानताओं का समानता कर रहे थे, आबादी के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए तर्कसंगत वैज्ञानिक रूप में आधारित अनुसंधान का उपयोग किया है। कनाडा गार्डनर पुरस्कार के बारे में महत्वपूर्ण बातें। 1957 परोपकारी जेम्स ए गार्डनर के दान से स्थापित गार्डनर फाउंडेशन के गैर लाभकारी संगठन है जो दुनिया भर में बायोमेडिकल अनुसंधान और उत्कृष्ट उपलब्धियों को स्वीकार करता है। गार्डनर पुरस्कार 1957 से गार्डनर फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। चलिए 34 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मिसाइल प्रणाली क्रूज मिसाइल का उदाहरण है, ये ब्रह्मोस हो जाएगा। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल एक मानव रहित स्वचालित निर्देशित वाहन के रूप में परिभाषित की जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल डीआरडीओ और रूसी एनपीओ को मिलाकर के बनाया गया है। इसका नाम भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मॉस्को नदी के नाम पर रखा गया था। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल को जमीन, समुद्र और हवा में लॉन्च किया जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पहले भी जो है सेट में हम लोग देख चुके हैं। 35 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सी रामसर आंध्र भूमि असम में स्थित है, नंदा झील, कोनूरू झील, आपका दीपोर झील, आपका थोलू झील, की आप जगह सी। रामसर कन्वेंशन 2002 में दीपोर बिल को रामसर स्थल नामित किया। याद रखिएगा, रामसर संधि आंध्र भूमि संरक्षण एवं उनके युक्त उपयोगी हेतु की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय संधि से आंध्र भूमि संधि भी कहा जाता है। 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में हस्ताक्षर हुआ था। 21 दिसंबर 1975 को यह लागू हुआ था। भारत ने रामसर संधि पर फरवरी 1982 में हस्ताक्षर किए थे। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है आपको विश्व आंध्र भूमि दिवस, ये भी इंपोर्टेंट है। 2 फरवरी 2025 को 4 नए रामसर स्थल जोड़े गए थे। सक्का रैकोटू पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु, खेचलोपारी आंध्र भूमि सिक्किम और पहला आंध्र भूमि उधवा झील आपका कहाँ पे, झारखंड। भारत में अब 2025 तक कुल 89 रामसर साइट हो चुका है। आप देखिए क्वेश्चन आ चुका है ट्रिगोमेट्रिक का। हम बोले थे आपको 10th का मैथ आप जरूर बना के जाइएगा, 10th लेवल का मैथ आप पढ़िएगा जरूर दोस्तों। बाकी और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़िए, वो मैथ पे पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा आपका, सब क्वेश्चन बन जाएगा 10 के 10। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ये भी मैथ का क्वेश्चन है आपका। बेला डेला प्रसिद्ध है, लोहा के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा, लोहा इसके के लिए छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह 14 निक्षेपों की खोज की गई है हेमानाइट अयस्क की। भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार की लोहा पाई जाती है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। मैग्नेटाइट सर्वोच्चम किस्म का आपका लोहा होता है, अयस्क होता है, जिसमें 60 से 72% का लोहा पाया जाता है। हेमाटाइट लोहे की दूसरी सर्वोत्तम किस्म है। भारत का अधिकांश लोहा इसी प्रकार का है। ठीक है, जैसे उड़ीसा का क्या हो जाएगा, गुरु महिसानी बादाम पहाड़ी। छत्तीसगढ़ में दिल्ली, राजहरा, बेलाडीला, दंतेवाड़ा, बस्तर, बिलासपुर। झारखंड में नोआमुड़ी, पलामू, सिरदुलपुर। कर्नाटक में बेल्लारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, बाबा बुदन। और बाबा बुदन की पहाड़ी पे आपको कॉफी भी मिलता है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में वारंगल, कुनोलू, रमप्पा, कोटा, नेल्लोर, ये याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। 40 नंबर का देखते हैं आंसर हम लोग। 40 का कथन 1 और कथन 2 देखते हैं।
शिवालिक की तलछटी में भावर प्रदेश का निर्माण किया जाता है। सेकेंड है नदियों पर्वतों के नीचे उतरते समय तलछटी में कंकड़ पत्थर के निक्षेप करती है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है, क्योंकि जब नदी आती है ना तो बहुत सारा कंकड़ पत्थर भी आता है साथ में। उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी क्षेत्र को भावर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, सिंधु नदी से क्या कहा गया, ऊपर वाला सिंधु नदी है, सिंधु से तीस्ता वाले क्षेत्र को कहते हैं भावर। यह भूभाग हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए पत्थर कंकड़ बजरी आदि के जमाव से बनता है। भावर प्रदेश की चौड़ाई क्या है, 8 से 10 किलोमीटर होती है। इस प्रदेश में छोटी नदियां पत्थर कंकड़ बजरी के नीचे प्रभावित होने के कारण अदृश्य हो जाती है। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है? 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। अन्य सभी कथन असत्य है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? यह 1876 में हुआ था। याद रखिएगा, भारत में ऊनी वस्त्र की दूसरी मिल 1881 में धारावाल पंजाब में स्थापित हुआ था। ऊनी वस्त्र के उद्योग के प्रमुख केंद्र पंजाब में धारीवाल, अमृतसर, लुधियाना और चंडीगढ़। महाराष्ट्र मुंबई, ठाणे, जलगांव, अंबरनाथ और अमरनेर। उत्तर प्रदेश में वह कानपुर, मोदीनगर, शाहजहांपुर, मिर्जापुर और भदोही। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1818 में हुई थी। भारत में उर्वरक उद्योग की शुरुआत 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में हुई थी। यहाँ सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी के पहले विनिर्माण स्थापित की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। भारत के पहले औद्योगिक नीति के बारे में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में 24 जुलाई 1991 को लोकसभा में उद्योग राज्य मंत्री श्री पीजे कुरियन ने औद्योगिक नीति 1991 में लागू किया था। नई औद्योगिक नीति द्वारा देश में बेहद आर्थिक सुधारों की एक प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इस नीति के तहत भारत में एलपीजी नीति को अपनाया गया था। याद रखिएगा, एलपीजी नीति क्या था? एल मतलब था लिबरलाइजेशन, उदारीकरण नीति। पी मतलब प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। मतलब हर एक दुनिया को भारत के साथ जोड़ना था। उस समय आपका वित्त मंत्री कौन था? तो हमारे जो अभी अभी गुजर गया है मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। भारत के उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण डैश द्वारा किया जाता है। यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसको सीएसओ कहते हैं। ठीक है, सीएसओ का स्थापना 2 मई 1951 को हुआ था। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट वही है आपके लिए। कथन में दिए गए हैं, इन्वेंटरी को निवेश के रूप में देखा जाता है। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होता है। इन्वेंटरी में परिवर्तन निवेश होता है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा सभी 1, 2, 3 तीनों। चलिए 45 नंबर देखते हैं। जनवरी 2015 से भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक चर्चित मापदंड है। ये हो जाएगा बाजार कीमतों पर सकल जोड़ा गया मूल्य। ठीक है, इंपोर्टेंट है दोस्तों। इकोनॉमिक्स के डाटा वाला ये सब क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग कौन सा है इसमें? पृथ्वी, गायिका, पूर्णिमा और दही। पुल्लिंग की बात अगर कहते हैं तो दही हो जाएगा पुल्लिंग। मोती, दही, पानी इधर पुल्लिंग है। जिन शब्दों में पुल्लिंग जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। पिता, भाई, लड़का, पेड़, सिंह, शिव, हनुमान, बैल इत्यादि। विच प्रीफिक्स कैन द गिवन वर्ड दैट अपीयर। ये हो जाएगा डिसअपीयर। देख लेते हैं, ये 48 नंबर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। चलिए नीचे दी गई हुई आकृति को देख करके बैक्टीरिया का प्रकार पहचानिए। ये क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बायो का क्वेश्चन है, स्टेट्रोकोकस। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर होगा संकुचित व पीला। चलिए 51 नंबर देखते हैं। कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है? ये हो जाएगा आपका लिथियम होती है। लिथियम देख लेते हैं, यह सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। यह अत्यधिक अभिक्रियाशील और ज्वलनशील होता है। इसका परमाणु संख्या 3 है। परमाणु द्रव्यमान आपका 7 है। लिथियम क्षारीय और दुर्लभ धातु है। इसका प्रयोग 1 IA में किया जाता है, वर्ग AI में।
सीसा ऊष्मा का कुचालक होता है। ग्लेना सिरुसाइड सीसा का अयस्क है। पारा एकमात्र धातु है जो साधारण ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, याद रखिएगा। लेकिन ब्रोमीन हो जाएगा वही अधातु जो तरल में पाया जाता है, याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी के बर्तन को वायु में खुला छोड़ देने पर A2 Ag2 और S के साथ काला हो जाता है। मतलब अब याद रखिएगा, अब क्रिया कर लेता है। मीराबाई किस काल की कवियत्री थी? ये थी भक्ति काल की। भक्ति काल की मतलब 16वीं शताब्दी में कृष्ण भक्त और कवित्री। संत रविदास रेदास मीराबाई के गुरु थे। जितने भी कबीर वगैरह मतलब बहुत बड़े बड़े संत आए थे उसी समय में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर है कवि चंद्रबदाई द्वारा। आपका भक्ति काल के कुछ है, तुलसीदास वगैरह देख सकते हैं, सूरदास, मीराबाई, कबीरदास, रेदास, ये सब, मोहम्मद जैसी, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है। रीति काल के कुछ है, बिहारी, केशवानंद दास, यहाँ से ले सकते हैं आप आंसर। आधुनिक काल का भारतेंदु वगैरह, हरिचंद, महावीर, द्विवेदी, मैथिली चरण, महादेवी वर्मा, ये सब इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ये सब बिहार पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है। 1929 में आचार्य रामचरण शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास का गाथा लिखा था। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में किससे अधिक उत्पादन संबंधित है? दूध से ये अधिक उत्पादन संबंधित है। 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा ये अपनाया गया था। देखिए, हरित क्रांति खदान से है, पीली क्रांति तिलहन से है, भूरी क्रांति उर्वरक से है, बादामी क्रांति मसाला से है, सुनहरी क्रांति फल शहद से है, स्वर्ण क्रांति आपका बागवानी से है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 4 नंबर देखते हैं, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। बिहार के कितने स्थलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? 55 का आंसर क्या हो जाएगा? 55 का आंसर हो जाएगा ए। बिहार के 2 स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। पहला है महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स बोधगया 2002 में यूनेस्को विश्व स्थल सूची में शामिल किया गया। दूसरा नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल नालंदा को 2016 में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। वर्ष 2010 में संसद द्वारा पारित नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापना का कार्य किया गया। 2014 में शैक्षणिक छात्र आपका स्टार्ट हुआ था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई? तो आपका सी आंसर हो जाएगा 1908 में। देखिए दोस्तों, बिहार से आपका क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया है। अगर आप लोग का डिमांड होगा तो बिहार स्पेशल आपको करवा देंगे, लेकिन कमेंट्स कीजिएगा पहले, शेयर कीजिएगा उसके बाद ही। सोनपुर मेला के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खान को अध्यक्षता 1908 में एक महत्वपूर्ण सभा की गई थी। सभा बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पटना में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आपका सैयद हसन इमाम तथा उपाध्यक्ष मजहुल हक को बनाया गया था। ये सब महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन पहला अधिवेशन पटना के सर अली इमाम अध्यक्षता 1908 के आरंभिक दिनों में संपन्न हुआ। बाबू दीपनारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में सचिंदानंद सिन्हा की अध्यक्षता अप्रैल 1909 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस स्तूप में अजातशत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने के साक्ष्य मिलते हैं? ये आपका भरहुत स्तूप में मिलता है, भरहुत स्तूप में, याद रखिएगा। भरहुत स्तूप की खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने किया था। भरहुत स्तूप में मयोत्तर युगीन कला स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इस स्तूप में स्तंभों पर मगध का राजा अजातशत्रु तथा कोसल का राजा पृथ्वीजीत को बुद्ध की पूजा करते हुए दिखाया गया है। चलिए, पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? यह मिर्जा सैफी के द्वारा। पीटर मुंडी जो थे एक गवर्नर थे, 1632 में पटना में आए थे। इसके अनुसार मिर्जा सैफी बिहार के सर्वश्रेष्ठ मुगल गवर्नर थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शाहजहां के सिंहासन पर बैठने के बाद खान ए आलम को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। वह एक अकुशल गवर्नर था और एक वर्ष के भीतर ही उसे पद से हटा दिया गया। मिर्जा सैफी ने खान ए आलम का स्थापना किया था। बिहार में कुल कितने जल विद्युत परियोजनाएं चालू? देखिए, बिहार स्पेशल का कितना क्वेश्चन है दोस्तों,
ये हो जाएगा आपका डी, मतलब 13। बिहार में कुल 13 विद्युत परियोजना है जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 54.3 मेगावाट है। वर्तमान में 11 जल विद्युत परियोजना प्रयागाधीन है जिनकी उत्पादन क्षमता 9.3 मेगावाट है। कुछ देख लेते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जैसे कोसी जल विद्युत सुपौल में यह 19.2 है। पूर्वी गंडक पश्चिमी चंपारण में आपका 15 मेगावाट है। सोन पश्चिमी नहर रोहतास में है 6.6। सोन पूर्वी नहर औरंगाबाद में 3.3। त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण में 3 मेगावाट। आपका डोलाबाग लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास में 1। नासरीगंज आपका रोहतास में 1 हो जाएगा। ऐसे ही करके और भी देख लेते हैं। जय नगरा लघु ये हो जाएगा 1। सेवारी हो जाएगा 1। अगनूर लघु हो जाएगा आपका अरवल में 1। बेलसार लघु हो जाएगा अरवल में 1। सिरखिंडा लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। और अरवल लघु परियोजना आपका कहाँ पे है, तो अरवल में। चलिए, संपत्ति का अधिकार अब एक है। अब क्या है, यह कानूनी अधिकार है। देखिए क्या हुआ था, 44वें संविधान संशोधन में 1978 द्वारा इसे कानून का अंतर्गत रखा गया। पहले हमारे मूल अधिकार जो थे 7 थे टोटल, लेकिन अब 6 ही बचे। इसे भाग 12 का अनुच्छेद 300 में विधिक कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में है। समता का अधिकार जो है 14 से 18, पहला ये हो गया मौलिक अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध हो गया 23-24। धार्मिक हो गया होगा 25 से 28। उसके बाद संस्कृति शिक्षा हो गया 29-30। संवैधानिक उपचार हो गया आर्टिकल 32, जिससे आप सुप्रीम कोर्ट तुरंत जा सकते हैं अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो। और आर्टिकल 226 के अनुसार आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में युधिष्ठि का सही संधि विच्छेद है, यह हो जाएगा युधि स्थिर। ठीक है, युधि स्थिर याद रखिएगा दोस्तों। रात को हम वीडियो शूट कर रहे हैं, 12:07 हो चुका है। देख लीजिए आप लोग के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, अच्छा लगता है। व्यंजन संधि के कुछ इंपोर्टेंट भाग यहाँ पर देख लीजिए। प्रतिध्वनि सुनाई देती है तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। देखिए उसके लिए न्यूनतम मीटर दूरी होना चाहिए, वो 17 मीटर। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य आप याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ध्वनि के लक्षण है तीव्रता, तरत्व और गुणवत्ता। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। प्रिज्म प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन वन विक्षेपण के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 63 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालना था, लंबाई गुने चौड़ाई। भारत के स्थल की सीमा कितनी हो जाएगी, कुल यहाँ पूछा गया है। कुल कितना हो जाएगा आपका, आंसर सी हो जाएगा। कुल पूछा गया है, कुल नहीं पूछा जाता तो अलग होता है। यहाँ पर सारा डाटा है। भारत की कुल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है, 5422.6 किलोमीटर। द्वीप सहित तटीय लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। एनसीईआरटी का डाटा है दोस्तों। उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण मतलब ऐसे करके ऊपर से नीचे, और इधर से इधर है 2933 किलोमीटर। आपका इसका क्षेत्रफल कितना है भारत का, 32,87,263 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है दुनिया का। ठीक है, पहला कौन है, कमेंट्स कीजिएगा। स्थिति की बात करते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी आपका देशांतर है। चलिए 65 नंबर आंसर क्या हो जाएगा, 5। क्योंकि देखिए 10th लेवल का सब त्रिभुज समचतुर्भुज ये सब पूछा गया, 10th लेवल के ये सब क्वेश्चन है। ये भी है 10th लेवल का क्वेश्चन ही है, आप इसको थोड़ा देख लीजिए। आंसर ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये एपी का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी ये हो जाएगा आंसर। चलिए विदेशी निवेश कहलाता है, क्या कहलाता है, यह बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। और नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंतिम मोड़
अंतिम मोर शासक कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अंतिम था बृहदत्त। अंतिम मौर्य शासक था बृहदत्त। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। इनका गुरु थे चाणक्य। देखिए, एक गुरु को कभी भी साधारण में नहीं लेना चाहिए, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो अपने पे आ जाए तो चाणक्य जब धनानंद के दरबार में गया था तो पांव मारे थे, तो चाणक्य द्वारा कहा गया था कि हम एक दिन तुम्हारे इस सिंहासन को खाली कर देंगे, और एक बच्चा को क्या किया, एक शासक बना दिया। जस्ट चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट कोटस कहा है, आप याद रखिएगा, किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट कोटस कहा है? जस्टिन। जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य में किया। विशाख दत्तकृत आपका मुद्रा राक्षस, मतलब विशाख दत्त के द्वारा एक बुक लिखा गया है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विषम शब्द का प्रयोग किया गया है। धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद लिया था। कौटिल्य द्वारा पुस्तक अर्थशास्त्र। कौटिल्य किसका नाम है? चंद्रगुप्त का नाम ही कौटिल्य है, उसका एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीतिक से है। नाम है पुस्तक का अर्थशास्त्र, लेकिन इसका संबंध किससे है? राजनीतिक से, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर इससे पहले भी डिस्कशन हम किए हैं। कौन था? तो यह था आपका सिकंदर के जो शासक था वो था। चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु भद्रबाहु ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर को राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, और ये इंडिका पुस्तक लिखा भी था। चलिए, यहाँ पर दिया गया है और भी पॉइंट। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका बिंदुसार को अमित घात या शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मकलिपुद गोसाल ने किया। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत आया था। अशोक के माता का नाम सुभद्रागी थे। मास्की गुर्जरा नेतुर उडगोमल। लिखो, अशोक का नाम आपका अशोक है, याद रखिएगा, अशोक का नाम क्या है? अशोक है इस सब में, अभिलेख में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। रॉकेट तथा कार्य प्रणाली सिद्धांत कार्य करती है। रॉकेट किस कार्य प्रणाली पर कार्य करती है? संवेग संरक्षण, आपका संवेग संरक्षण, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, रॉकेट को उड़ाने में न्यूटन का तृतीय गति का नियम का कार्य करता है। रॉकेट न्यूटन का तृतीय गति नियम है, प्रत्येक कार्य के बराबर आपको विपरीत प्रतिक्रिया बल। आप किसी दीवार को मारिएगा, अगर एक हाथ से मारिएगा तो आपको भी चोट लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यदि कणों के किसी समूह या निकाय के कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद में संवेग बराबर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राज्यसभा की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति है, कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी, 25। राज्यसभा के लिए बैठक आवश्यक है, 25 हो जाएगी, क्योंकि 1/10वां भाग होता है, 250 व्यक्ति होते हैं राज्यसभा में। 1/10वां भाग मतलब कितना? 25 व्यक्ति। संविधान के अनुच्छेद 100 में संसद किसी भी सदन में बैठक करने के लिए गणपूर्ति के कुल सदस्यों का 10वां भाग होना चाहिए। देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है। राज्यसभा का सदस्यता 245। इसकी 25 सदस्य की उपस्थिति इसकी बैठक के गठन के लिए पर्याप्त गणपूर्ति है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा संरचना का प्रावधान करता है। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, और परंतु अभी वर्तमान में 245 है। राज्यसभा से और भी फैक्ट आपको हम बताते हैं। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। प्रत्येक 2 साल पे 3 साल पे आपका 2/3 आपका लोग यहाँ पे क्या होता है, चेंजिंग होते रहता है। और आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जो होता है इसके पदेन सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा निरोधी उपाय के कम प्रभावी होने का कारण नहीं है? तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। इसका बी हो जाएगा आंसर। गरीबी निर्धनता, ये सब हम लोग ऊपर भी पढ़े हैं। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना, ये सब आपका इंपोर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य किस वर्ष तक प्रकार गरीबी खत्म करने की बात की गई है? 2030 तक। एसडीजी गोल के बारे में आप लोग जानते होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें टोटल 17 चीज पे फोकस किया गया है। आप याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जब बीपीएससी वगैरह दीजिएगा एग्जाम तो ऐसे भी पूछ दिया जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी गरीबी ना हो, शून्य भूखमरी हो, ये सारा चीज इसमें आपको दिया गया है। चलिए, मातंग जातक टेक्सचर की भाषा क्या थी? तो क्या हो जाएगी इसकी? पाली हो जाएगी भाषा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने किसने पिष्टि मार्ग सिद्धांत दिया है? तो ये दिया है बल्लभाचार्य दिया है, याद रखिएगा। श्री बल्लभाचार्य का जन्म 1479 में चंपारण रामायण में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम इलामा गारू था। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरिक नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया था। 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत में तमिल क्षेत्र से हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैले गई थी। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार सेवो संतों ने किया। चलिए, 77 का देखते हैं आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, 78 का आंसर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे निम्न से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है? तो ये आपका ये दिखाता है गलत, ठीक है, ये दिखाता है आपका गलत। यहाँ पे देख सकते हैं आप, डाटा से मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 79 का। निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? ये आपका हो जाएगा अल्फा कण का। अल्फा कण का सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक है। एक अल्फा कण का द्रव्यमान इतना है, एक न्यूट्रॉन का इतना। कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, क्या होता है इसमें? जिंक और आपका कोबाल्ट होता है। देख लेते हैं, कार्बोनेट होता है, जिंक कार्बोनेट। इसमें कुछ ज्यादा आपका डिस्कशन के लिए है नहीं, इसको आप याद ही कर सकते हैं। तो सबका अयस्क दिया है, जैसे जिंक का अयस्क पूछ दिया जाता है, सिल्वर का पूछ दिया जाता है, एल्युमिनियम VBI है, एल्युमिनियम का पूछा ही जाता है, ये याद कर सकते हैं आप। सोडियम का अयस्क है, पोटेशियम का है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 77 में कौन सी फिल्म फेस्टिवल निम्नलिखित में किस भारतीय अभिनेत्री ने अनअटेन रिकॉर्ड श्रेणी में आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो आपका अनसुईया सेनगुप्ता। देखिए, जो भी फिल्म अवार्ड वगैरह है या खिलाड़ी से रिलेटेड जो भी चीज है उसको आप कंप्लीट रखिए, वहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 110%, ठीक है। देखिए, इस बार का जो फिल्म है वो सर दे दिया है। देखिए, पॉमे डी और पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म को अनोरा को दिया है सीन बेकर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है जेसी प्लेमंस। अभिनेत्री है एनेलिया पेरेज। सर्वश्रेष्ठ आपका निर्देशक है, ये सब आपका हो जाएगा इम्पोर्टेंट। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? देखिए, अब खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन बनेगा ही। कॉर्लेस अल्कराज बना है, कॉर्लेस अल्कराज। चलिए, यहाँ पे एक आपको रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? ये आपका हो जाएगा किशनगंज। मतलब पूर्व में, इधर की बात बता रहा है, इधर की बात। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा, पूर्णिया के आसपास में। तो अब कैमूर बिहार का सर्वाधिक पश्चिमी जिला है। पश्चिमी चंपारण बिहार का सर्वाधिक उत्तरी जिला है। गया बिहार का सर्वाधिक दक्षिणी जिला है। बिहार में कुल 38 जिला है, याद रखिएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 12 जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके? 103 हो चुके थे, याद रखिएगा, 103 हो चुके थे। अभी तो और भी ज्यादा हो गए हैं। तो 144वां संविधान संशोधन 103 संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित था। तत्कालीन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने 8 जनवरी 2019 को 124वां संविधान संशोधन
विधेयक लोकसभा में पेश किया था और 12 जनवरी 2019 को 124वां संविधान संशोधन विधेयक को पास भी किया था, याद रखिएगा। ये अगर बात हम लोग करते हैं, अगर नवंबर 2024 तक 106 संविधान संशोधन हो चुके थे। इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मघाती करते हैं। इस वाक्यांश का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? ये प्रस्तावना में किया गया, याद रखिएगा, प्रस्तावना में। अगर बात करते हैं नेहरू जी द्वारा प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया? पेश किया गया था। ठीक है, पेश किया गया था, याद रखिएगा। प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई, लेकिन प्रस्तावना की भाषा आपको ऑस्ट्रेलिया से ली गई, याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 70वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अखंडता को जोड़ी गई, शब्द को जोड़ी गई थी। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी संस्था स्टॉक एक्सचेंज को नियमित रूप से करने संबंधित कानून बनाने कमेटी सुझाव पर विचार विमर्श करती है? ये आपका हो जाएगा संसद हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 89 का। निम्नलिखित में किसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल प्रतिशत पाया जाता है? तो WC में पाया जाता है, WBC में पाया जाता है। अगर बात करते हैं न्यूट्रोफिल कोशिका कुल श्वेत रक्त कोशिका की संख्या का 55 से मतलब 70% होता है, जिसे प्लाज्मा हम लोग कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिका को संरचना के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा गया है, कनिका काम्य श्वेत रक्तिकाएं और कनिक वाहिनी श्वेत रक्तिकाएं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन मैथ का, इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा। कोशिका में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने किया? ये आपका रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। देखिए अभी समय कितना हो चुका है दोस्तों, देखिए 12:22 हो चुका है रात का। हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट रहे आप लोगों से। कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831 में किया था। कोशिका द्रव के बीच एक बड़ी गोल और गाढ़ी संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसमें अनेक छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के बीच पदार्थ का आदान प्रदान होता है। ठीक है, कोशिका की खोज 1665 में एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने किया था। ब्रुजार्डिन ने जीव द्रव की खोज किया था, सारकांड नाम दिया था, जबकि पुरकुंजे ने 1839 में इसका नामकरण जीव द्रव दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन है, डैक्स को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। ये हो जाएगा बायोफाइटा। चलिए लीवर हर्ट, हॉर्न हर्ट, मास बायोफाइटा का उदाहरण है। बायोफाइटा स्थलीय पौधे के लिए सबसे सरल है। इसमें असली जड़ तथा पत्तियों का अभाव होता है। बायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम तक की कमी होती है। जाइलम और फ्लोएम क्या काम करता है? पानी पहुंचाता है पेड़ में, खाना संचित करता है। मटर के पौधे में परताणु की वृद्धि डैक्स के कारण होती है। किसके कारण होती है? परताणु की कोशिका सहारे वस्तु संपर्क में रहती है, तेजी से विभाजित होती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 94 नंबर, धमनियां और शिराएं आपस में किन अत्यंत पतली नलिकाओं में डाल से जुड़ी होती है? तो कोशिकाएं। मेंडल के द्वारा संकरण के लिए कौन से नियम प्रतिपादित किया गया है? या वह स्वतंत्र अपव्यवन का नियम हो जाएगा। 96 का क्या हो जाएगा? ध्वनि वस्तुओं के डैक्स के कारण उत्पन्न होती है, तो कंपन के कारण उत्पन्न होती है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। कार्य में केवल डैक्स होता है और डैक्स नहीं होती है, तो परिणाम और दिशा किस सभी कर्मक के साथ स्टार्च नीला रंग देता है? तो आयोडीन हो जाएगा, आयोडीन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य होता है? ये आपका हो जाएगा सी नो, कोशिकीय गतिविधियों को नियंत्रण और पदार्थ का संग्रह करना। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ऊतक शरीर की सतह और रक्त परत को ढकने के उत्तरदायी होती है? उपकला होता है। उपकला जो हड्डी वाला भाग जो होता है, उपकला होता है। ठीक है, यह ऊतक शरीर के बाहरी आवरण की रक्षा करती है, साथ ही सब उत्तरण, संवेदन और अवशोषण की क्रिया को पूर्ण करने के लिए सहायक होती है। यह शरीर के कुछ आंतरिक अंगों को ढकने को कार्य करता है। साथ ही ये रहा टोटल 100 क्वेश्चन।
वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई कमी है मेरे वीडियो में तो आप कमेंट्स कीजिए, हम सुधार करेंगे। बाकी किस रीजन से आप नहीं शेयर किए, लाइक किए, से आप सब्सक्राइब किए, वो जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।